Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 8 for the course of Steel Structures. This course is generally for BS Civil Engineering Technology. I myself, Engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering in Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 8 and week number 8. So in our today's lecture, we will continue our topic analysis and design of compression members. These are your reference textbooks. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड कोई बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इस कोर्स में सबसे पहले हमने स्टील, उसकी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, मेकिंग प्रोसेस डिस्कस किए. देन वी डिस्कस अबाउट द स्टील स्ट्रक्चरल टाइप्स, built up sections, modern steels, mechanical properties, its advantages and disadvantages. Then we discuss about the several types of loadings which are acting on the structural components or structural members, and then we discuss the load combinations. और हमने जो है वो various design methods भी discuss किए जो कि हम real industry के अंदर for the purpose of designing structural elements made of steel हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं. LRFD and AST methods, limit states, plastic design limit state, इवन मज़ीद जो है वो एंड में हम प्लास्टिक डिज़ाइन लिमिट स्टेट को मज़ीद जो है वो इस कोर्स के अंदर डिटेल में एक्सप्लोर भी करेंगे. एंड देन वी डिस्कस अबाउट द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, मेंबर्स अंडर स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशंस, और उसके बाद हमने कंप्रेशन मेंबर्स डिस्कस किए लास्ट क्लास में. सो इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक कंप्रेशन मेंबर्स, how we can differentiate the compression members with the tension members. और सबसे पहले आज की टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम्स डिपेंडिंग ऑन द बकलिंग बिहेवियर. कॉलम्स सेक्शंस बेसिकली फॉर लोकल स्टेबिलिटी, एंड देन वी विल डिस्कस फॉर द सिलेंडर्स रेशियो, मॉडिफाइड सिलेंडरनेस रेशियो, और उसके बाद हम एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स के कुछ एलिमेंट्स वगैरह जो है वो डिजाइन स्टार्ट करेंगे उनकी. So our topic of today's lecture is types of columns depending on buckling behavior. So types of column depending on buckling behavior के अंदर हमारे पास जो important criteria आ जाता है वो है elastic critical buckling stress. एक होती है elastic buckling stress, दूसरी होती है inelastic buckling stress. तो elastic critical buckling stress basically जो है वो किस चीज़ को represent कराती है, is defined as a elastic critical stress divided by cylinders ratio. जो हम इलास्टिक स्ट्रेसेस निकालते हैं, जो इलास्टिक स्ट्रेस बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा रहा है कि कोई भी मेंबर जब आप लोड अप्लाई करते हो उस मेंबर के ऊपर, मेंबर जो है वो सर्टेन डिफॉर्मेशन को फेस करता है. उसके बाद जब आप लोड को रिमूव करते हो मेंबर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. तो इस कंडीशन को बेसिकली हम इलास्टिक क्रिटिकल कंडीशन भी कहते हैं. और हम जो है वो इलास्टिक क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम FE से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जो कि हमारी पाई स्क्वायर E डिवाइड बाय KL ओवर R. बेसिकली जो KL ओवर R है वो हमारा सिलेंडरनेस रेशो कहलाता है. अब जब मेंबर्स हैं उनका जो बिहेवियर था, इलास्टिक बिहेवियर और इनइलास्टिक बिहेवियर के दरमियान एक सिलेंडरनेस रेशो को एक क्रिटिकल वैल्यू के हिसाब से डिवाइड किया गया कि आपके जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, एज इलास्टिक बिहेवियर, एज अ इनइलास्टिक बिहेवियर. तो critical cylinders ratio dividing the expected elastic and inelastic buckling is denoted by RC. कि हमारे पास एक critical cylinders ratio की वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से हम जज करते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो inelastic behavior शो करा रहा है या elastic behavior शो करा रहा है. और that critical cylinders ratio is equals to 4.71 under root E modulus of elasticity divided by yield stress of material, जो कि almost 133 megapascal वैल्यू आ रही होती है for A36 स्टील. अब RC बेसिकली किस तरह से हम डिनोट कराते हैं, उसके बाद बेस्ड ऑन RC हम इलास्टिक एंड इनइलास्टिक बिहेवियर डिफाइन करते हैं, और उसके साथ साथ इलास्टिक और इनइलास्टिक के साथ हम लॉन्गर कॉलम्स, शॉर्टर कॉलम्स और इंटरमीडिएट कॉलम्स को भी डिसाइड करते हैं. So first criteria here we have a long columns. So in long columns, elastic buckling is produced and deformations are recovered upon the removal of load conditions. कि जो आपके longer columns होते हैं वो ज़्यादातर जो फेल्यूर शो कराते हैं, ज़्यादातर जो बिहेवियर अपीयर होता है वो बिहेवियर आपका इलास्टिक बकलिंग बिहेवियर अपीयर होता है. और जब आप लोड मेंबर्स के ऊपर से हटाते हो तो मेंबर जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है.
Further, the stress is produced due to the elastic buckling remains below the proportional limit, यानी कि जो आपकी स्टील के अंदर proportional limit होती है उससे आपकी जो बकलिंग की या इलास्टिक स्ट्रेसेस जो डेवलप होती हैं वो आपकी लोअर होती है proportional limit से। सो इस पर्पस के लिए जो है वो यूलर फार्मूला यूज होता है नॉर्मली टू फाइंड द स्ट्रेंथ इन द लॉन्गर मेंबर्स। जो सिलेंडर कॉलम्स होते हैं उनके अंदर जो है वो यूलर कंडीशंस यूज होती हैं। सो लॉन्ग कॉलम्स बेसिकली आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स for which the slenderness ratio is greater than the critical slenderness ratio। अब यहाँ पे आगे जो है वो एक्सप्लेन मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे let's suppose we have here one relationship between the slenderness ratio and maximum compressive stress। तो ये हमारे पास एक रेशियो है, रिलेशनशिप है सॉरी। अब इसके अंदर जो KL/R है वो रिप्रेजेंट करा रहा है स्लेंडरनेस रेशियो को। अब यहाँ पे हम एक क्रिटिकल वैल्यू कंसीडर करते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो की एक क्रिटिकल वैल्यू है। अगर आपके क्रिटिकल वैल्यू से स्लेंडरनेस रेशियो एक्सीड कर जाता है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग कॉलम्स और इसका जो बिहेवियर होता है वो इलास्टिक बकलिंग बिहेवियर शो कराता है। और अगर आपकी जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो से कम है उस केस के अंदर जो है वो आपके शॉर्ट कॉलम्स भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट कॉलम्स भी हो सकते हैं और आपका जो बिहेवियर होता है वो आइदर कोई भी बकलिंग अपीयर नहीं भी हो सकती और सम केसेस के अंदर या मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो है वो इनइलास्टिक बकलिंग बिहेवियर शो कराता है। अब मैक्सिमम जो कंप्रेशन मेंबर्स के लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है अंडर नॉर्मल कंडीशंस वो हमारे पास 200 है। अगर आपकी वैल्यू 200 से स्लेंडरनेस रेशियो एक्सीड कर जाता है तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती हैं। हम एज पर डिमांड एज पर रिक्वायरमेंट अपना एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाते हैं उस प्रॉपर्टीज का जिसकी स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 200 से एक्सीड कर जाती है। लेकिन जो नॉर्मल सेक्शंस अवेलेबल है अगर आप उनको यूज करते हैं तो उनका जो ओवरऑल स्लेंडरनेस रेशियो है वो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 200 से कम होती है। सो देन वी हैव अ शॉर्ट कॉलम्स। अब शॉर्ट कॉलम्स बेसिकली क्या होते हैं कि फॉर वेरी शॉर्ट कॉलम्स व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 20 to 30 स्लेंडरनेस रेशियो। इस स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है जब आप प्रीवियस पिक्चर के अंदर देखें कि जो शॉर्ट कॉलम्स है उनकी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जो है वो 20 to 30 के दरमियान होती है। ज्यादा से ज्यादा बहुत ही कम वैल्यू होती है शॉर्ट कॉलम्स की और शॉर्ट कॉलम्स की जो ओवरऑल वैल्यू है वो बेसिकली 20 to 30 तक होती है स्लेंडरनेस रेशियो की। द फेल्यूर स्ट्रेस इक्वल्स द यील्ड स्ट्रेस एंड नो बकलिंग अकर्स। कि जो फेल्यूर स्ट्रेसेस हैं वो जब डेवलप होती हैं तो उसके फौरन बाद जो है वो यील्डिंग अपीयर हो जाती है, मेंबर आपका फेल हो जाता है, यील्डिंग मेंबर के अंदर अपीयर हो जाती है, बकलिंग के चांसेस कम होते हैं या बकलिंग अपीयर नहीं होती। इन प्रैक्टिस वेरी फ्यू कॉलम्स मीट दिस कंडीशन। So therefore for the design these are considered with the intermediate column subjected to the condition that the failure stress should not exceed the yield stress। तो इसी वजह से शॉर्टर कॉलम्स जो थे उनके अंदर जो फेल्यूर स्ट्रेसेस हैं वो आपकी यील्ड स्ट्रेसेस के इक्वल ऑलमोस्ट अपीयर हो रही थी। इस केस की वजह से जो शॉर्ट कॉलम्स थे उनको हमने इग्नोर कर दिया यूज करना इन रियल लाइफ और उनको रिप्लेस किया गया विद इंटरमीडिएट कॉलम्स जिनके अंदर हमारा जो मेजर पर्पस था वो ये था कि जो फेल्यूर स्ट्रेसेस हैं वो आपकी यील्डिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल से कम होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर जो इंटरमीडिएट कॉलम्स हैं इंटरमीडिएट कॉलम्स बेसिकली बकल एट अ रिलेटिवली हायर लोड एज कंपेयर टू द लॉन्गर कॉलम्स। अब जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेंबर है जिसका स्लेंडरनेस रेशियो जितना ज्यादा होता है उतनी ही स्ट्रेंथ उसकी कम बियर करता है, वो बकलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्गर मेंबर की, जितनी मेन मेंबर की हाइट अपनी बड़ी होती है वो मेंबर उतना ही वीकर होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी सिग्निफिकेंटली लोअर होती है कंपेयर टू अदर कॉलम। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलम जो है वो बकल एट अ रिलेटिवली हायर लोड क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होती है, वो ज्यादा लोड कैरी कर सकते हैं एज कंपेयर टू द लॉन्गर मेंबर्स। द बकलिंग इज इन इनइलास्टिक रेंज जो है वो हमारे पास अपीयर होती है व्हिच मींस दैट द सेक्शन बिकम्स इनइलास्टिक आफ्टर बेंडिंग विद द बकलिंग। कि अगर बकलिंग अपीयर हो भी जाती है तो सेक्शन जो है वो आपका इनइलास्टिक परफॉर्म करता है, यानी कि बकलिंग की वजह से जो डिफॉर्मेशन अपीयर हो गई वो नॉन रिकवरेबल डिफॉर्मेशन वो अपीयर हो गई मेंबर के अंदर। सो द कॉलम्स हैविंग स्लेंडरनेस रेशियो लेसर देन द क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो आर कंसीडर्ड एज अ इंटरमीडिएट कॉलम, जो हम प्रीवियस पिक्चर के अंदर देखा है
कि अगर क्रिटिकल रेशियो से वैल्यू स्लैंडरनेस रेशियो की एक्सीड कर रही थी, आपके लॉन्गर मेंबर्स थे। अगर स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू 20 to 30 आ रही है तो आपका जो मेंबर है वो शॉर्ट कॉलम्स हैं, जो कि बहुत ही कम यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो आपका अगर जो आपके मेंबर्स की स्लैंडरनेस रेशियो जो है वो 30 से लेके क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशियो के दरमियान आ रही है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट कॉलम्स, और इनका जो बकलिंग बिहेवियर होगा वो बेसिकली जो है वो इन इलास्टिक बकलिंग बिहेवियर शो कराते हैं। सो नाउ वी हैव अ कॉलम स्ट्रेंथ फार्मूलाज, कि जब भी हम एक डिजाइन की बात करते हैं, किसी भी मेंबर को एनालिसिस की बात करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वी हैव सेवरल फार्मूलाज, वी हैव सेवरल इक्वेशंस। सो कॉलम जब आप कंसीडर करते हो या उसकी जो एनालिसिस और डिजाइन के लिए हमारे पास वेरियस इक्वेशन सजेस्टेड है। द डिजाइन कंपैरेटिव स्ट्रेंथ या मैक्सिमम कंपैरेटिव कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 5c इनटू नॉमिनल लोड। अब नॉमिनल लोड बेसिकली जब होता है हमारे पास तो हम उसके साथ एक स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, एंड द अलाउबल कंपैरेटिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू नॉमिनल लोड डिवाइड बाय ओमेगा सी। ओमेगा सी का जब भी फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, यूज होता है, हम अलाउबल स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड की बात कर रहे होते हैं। जब आप 5c यूज करते हो किसी भी जो है वो लोड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ LRFD मेथड। तो कंप्रेशन एलिमेंट्स के अंदर whose elements do not exhibit the elastic local instability, only compact and non-compact sections are given below। कि हम सिर्फ लोकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इलास्टिक लोकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कॉम्पैक्ट एंड नॉन कॉम्पैक्ट दोनों सेक्शंस होते हैं। अब कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या चीज होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं उस चीज के ऊपर भी। तो ओवरऑल जो आपके पास 5c factor basically is 0.9 in the case of LRFD design method, omega c is equals to 1.67 in the case of allowable strength design method. So overall nominal capacity or maximum comparative strength या design comparative strength is equals to जो है वो critical ultimate strength या critical comparative strength into gross area। दोनों के केस के अंदर वही फार्मूला, where FCR basically is the critical or ultimate comparative strength based on the limit state of flexural buckling as determined as under। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि मेंबर के अंदर जब हम स्ट्रेंथ फार्मूलाज यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, तो हमारे पास उसके अंदर दो चीजें, दो बिहेवियर्स आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि आइदर मेंबर जो है वो इलास्टिक बकलिंग का फेलियर शो कराएगा या इन इलास्टिक का फेलियर शो कराएगा या नो बकलिंग शो कराएगा। तो उस केस के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो चेक है वो ये कि व्हेन स्लैंडरनेस रेशियो इज मोर देन क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशियो, ओवरऑल KL/R का जो वैल्यू है अगर वो क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशियो से एक्सीड कर जाती है, मेंबर विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग कॉलम। और जो आपका FE है बेसिकली यूलर बकलिंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 44% ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। उस केस के अंदर आपका जो क्रिटिकल कंपैरेटिव स्ट्रेस है दैट स्ट्रेंथ या क्रिटिकल कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 0.877 इनटू FE यूलर क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस, और 0.877 is the factor to estimate the effect of out of the straightness of about 1/1500 के हम एक FE के साथ 0.877 जो है वो एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि स्ट्रेटनेस ऑफ द मेंबर की वजह से हम डेवलप कर रहे हैं। तो कंडीशन के अंदर इलास्टिक बिहेवियर के हमने दो चेक अप्लाई किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्लैंडरनेस रेशियो चेक किया, स्लैंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है वो अगर क्रिटिकल रेशियो स्लैंडरनेस रेशियो से ज्यादा आ रही है तो विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग कॉलम। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि यही वैल्यू अगर कम आती है या बराबर आती है क्रिटिकल स्लैंडरनेस रेशियो के तो हम जो है वो कंसीडर करते हैं एज अ इन इलास्टिक बकलिंग या नो बकलिंग, या जो है वो मेंबर आपके एज अ शॉर्ट कॉलम्स और इंटरमीडिएट कॉलम्स डिजाइन होंगे। So in that case we have a critical comparative stress basically is equals to 0.658 whole power में FY yield stress divided by FE Euler buckling stress into yield stress of the material। तो ये हम फार्मूलाज और कंडीशंस हम यूज करते हैं। अब आते टाइप्स ऑफ कॉलम सेक्शंस फॉर लोकल स्टेबिलिटी के। लोकल स्टेबिलिटी या लोकल बकलिंग जब अवेलेबल होती है स्टेबल रखने के लिए स्ट्रक्चर को हम क्या सेक्शंस के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं या सेक्शंस को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास आ जाती है कॉम्पैक्ट सेक्शंस क्या होता है। अब कॉम्पैक्ट सेक्शन इज वन दैट हैज अ सफिशिएंटली थिक एलिमेंट्स, जो कि मोटे थिकर एलिमेंट से बना हुआ होता है, या कोई भी मेंबर जो थिकर एलिमेंट से बना हुआ है दैट मेंबर कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्पैक्ट सेक्शन, so that it is capable of developing a fully plastic stress deformation before buckling। कहने का जो मकसद है वो ये है कि जो आपके थिकर मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जब बकलिंग से पहले स्ट्रेसेस जो हैं वो पूरे सेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए,
पूरे सेक्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और सेक्शन जो है वो ऐसा प्लास्टिकली बिहेव कर रहा है, यानी कि जो डिफॉर्मेशंस आ गई वो डिफॉर्मेशंस जो है वो इरिकवरेबल डिफॉर्मेशंस है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हियर मींस दैट स्ट्रेसेस जो है वो ओवरऑल मेंबर के ऊपर जो है वो यील्ड स्ट्रेसेस की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो उस सेक्शन को हम बेसिकली जो है वो कॉम्पैक्ट सेक्शन कंसीडर करते हैं। अब कॉम्पैक्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास फॉर अ कंप्रेशन मेंबर टू बी क्लासिफाइड एज कॉम्पैक्ट इट्स फ्लैंजेस मस्ट बी कंटिन्यूअसली कनेक्टेड टू इट्स बैक। अब फ्लैंज जो हमारे कॉम्पैक्ट मेंबर्स हैं वो कौन से हैं कि हमारे जो मेंबर्स होते हैं, बेसिकली लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टिफेंड मेंबर्स और अनस्टिफेंड मेंबर्स। अब स्टिफेंड मेंबर्स बेसिकली क्या होता है कि जब आपका फॉर एग्जांपल एक डब्ल्यू सेक्शन है, जो फ्लैंजेस हैं वो इसका एक फ्री एंड होता है फ्लैंज का, तो एक जब किसी मेंबर का एक एंड जो है वो फिक्स हो आपके किसी वेब के साथ या मेंबर के साथ, दूसरा एंड जब फ्री होता है हम उस मेंबर को जो है वो अनस्टिफेंड एलिमेंट कंसीडर करते हैं। और इसी तरह से उसी डब्ल्यू सेक्शन के अंदर जो वेब होता है बेसिकली वो वेब आपका एज एक्ट कर रहा होता है या उसको हम कंसीडर करते हैं एज स्टिफेंड एलिमेंट, और जो फ्लैंज होती है वो एक्ट कर रही होती है एज अनस्टिफेंड एलिमेंट। तो फॉर अ कंप्रेशन मेंबर जब हम कंसीडर करते हैं it can be considered as a compact section if its flanges must be continuously connected with the web, or web and the width to thickness ratio of the compression members may not be greater than the limiting ratios। कि ओवरऑल की मेंबर की जो थिकनेस है, एक तो जो आपकी वेब है वो प्रॉपरली जो है वो फ्लैंज के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, दूसरा जो विड्थ है वेब्स का जो विड्थ है ओवरऑल और उसकी थिकनेस का जो रेशियो है, उसी को हम स्लेंडरनेस रेशियो स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो रेशियो बेसिकली आपका एक्सीड कर जाता है या वो कम होना चाहिए जो लिमिटिंग वैल्यूज है उससे, लिमिटिंग वैल्यूज लैम्डा पी की। अब लैम्डा पी बेसिकली जो है वो एक फैक्टर है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैव एन अनस्टिफेंड एलिमेंट जिसका एक एंड जो है वो फ्री होती है प्लेट का, दूसरा एंड जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड मेंबर के साथ, दैट मेंबर्स आर नोन एज अ अनस्टिफेंड एलिमेंट, जिसको हम लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कराए थे। अब अनस्टिफेंड एलिमेंट इन द केस ऑफ कॉम्पैक्ट सेक्शन चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हम एज अ फ्लेक्सुरल के तौर पे इसको यूज करते हैं, तो लैम्डा पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास अनस्पेसिफाइड है, कोई गिवन नहीं है A36 स्टील के लिए। हाउएवर फॉर स्टिफेंड एलिमेंट इसके अंदर आपके फ्लैंजेस आ गई ऑफ होलो सेक्शंस, क्योंकि स्टिफेंड एलिमेंट ऑफ होलो सेक्शन चारों तरफ मेंबर जो है एक प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड सेक्शन होता है, प्रॉपर्ली पैक्ड सेक्शन होता है, हर मेंबर जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट एक दूसरे के साथ, इस वजह से हम उसको स्टिफेंड एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। और लैम्डा पी की लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट वैल्यू और दैट रेशियो ऑफ विड्थ टू थिकनेस रेशियो इज इक्वल टू 31.8। तो ये हम स्टिफेंड एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। अब सेकंड जो कंडीशन आ गई वो हमारे पास आ गई नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शंस की। कॉम्पैक्ट सेक्शन तो वो हो गए जिसके अंदर प्लास्टिकली जो है वो डिफॉर्मेशन जनरेट हो। अब नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सेक्शन इन विच द यील्ड स्ट्रेस कैन बी रीच इन सम पॉइंट्स, कि सम जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल जो आपका डब्ल्यू सेक्शन है उसके अंदर हो सकता है कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि लोकल स्टेबिलिटी की वजह से एक प्लेट डिफॉर्म हो गई, जो रिमेनिंग सेक्शन का पार्ट था वो स्टिल परफॉर्म कर सकता था। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक कोई उसका इंडिविजुअल एलिमेंट यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच चुका हो बट ओवरऑल मेंबर नहीं, ओवरऑल मेंबर बकलिंग स्टेज पे नहीं पहुंचा, सिर्फ उसके कुछ कंपोनेंट्स जो है वो बकलिंग स्टेज तक पहुंचे हैं। इट इज नॉट केपेबल ऑफ रीचिंग अ फुल्ली प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस जो है वो फुल्ली प्लास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अचीव भी मेंबर के अंदर थ्रू आउट द मेंबर लाइक यील्डिंग स्ट्रेस। जो कॉम्पैक्ट सेक्शन के अंदर फुली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जनरेट होती है। सो नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शंस के लिए हमारे पास जो है वो विड्थ टू थिकनेस रेशियोज जो है वो लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा होते हैं, बट जो आपका लैम्डा आर जो वैल्यू होती है उससे वो कम होता है। अब लैम्डा आर बेसिकली जो है वो हमारे पास रिजल्टिंग लैम्डा है जो कि ओवरऑल विड्थ टू थिकनेस रेशियो हमें रिक्वायर्ड है एलिमेंट्स का एज अ बिल्ट अप सेक्शन या एज अ कम्युलेटिव सेक्शंस। सो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग बी टू टी रेशियोज बेसिकली लैम्डा आर आर गिवन इन द टेबल। सो हियर वी हैव अनस्टिफेंड एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अनस्टिफेंड एलिमेंट्स के अंदर अगर हम विड्थ टू थिकनेस रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें फॉर लैम्डा और फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस, फ्लैंजेस हैं आई सेक्शंस के लिए, प्योर कंप्रेशन मेंबर्स के लिए यूज कर रहे हो आप, इसके प्लेट्स जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर द फ्रॉम कंप्रेशन एलिमेंट्स। उस केस के अंदर जो हम विड्थ टू थिकनेस रेशियो कंसीडर करते हैं वो 15.9 कंसीडर करते हैं। अगर आपके सिंगल एंगल स्ट्रट्स हैं, लेग्स ऑफ डबल एंगल सेक्शंस हैं, उस केस के अंदर आप जो बी टू टी रेशियोज जो है वो आप 12.8
हमें सजेस्टेड वैल्यू गिवन है। उसके बाद टीज हैं जिनके अंदर जो है वो स्टेम्स होते हैं, टी के मेन जो वेब पोर्शंस होता है उसके अंदर जो है वो हमारे पास 21.3 है। उसके बाद बिल्टअप सेक्शंस हैं, बिल्टअप आई सेक्शंस हैं, उसके लिए आप 18.1 इंटू KC। तो ये तमाम वैल्यूज जो है वो लैम्डा आर की हैं अनस्टिफेंड एलिमेंट्स के लिए। और अगर हम स्टिफेंड एलिमेंट्स कंसीडर करें तो फ्लेंजेस ऑफ रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस with the uniform compression member, तो उस केस के अंदर width to thickness ratio 39.7 कंसीडर होता है। Webs of doubly symmetric eye sections 161.8, uniform compression webs of doubly symmetric eye sections we have 42.3, और circular hollow sections in axial compression we have diameter over thickness we have 88.6। तो ये हमारे पास वेरियस वैल्यूज थी फॉर कॉम्पैक्टेड एलिमेंट्स, फॉर नॉन कॉम्पैक्ट एलिमेंट्स। और उसके बाद जो है हम बकलिंग बिहेवियर को किस तरह से डिसाइड करते हैं, इलास्टिक बकलिंग क्या हो गई, इन इलास्टिक बकलिंग क्या हो गई। उसके बाद हम आते हैं सिलेंडर कॉलम सेक्शंस के जो लॉन्गर कॉलम होते हैं। लॉन्गर कॉलम के अंदर हम सेक्शंस को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। दीज सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग विड्थ टू थिकनेस रेशियोज ग्रेटर देन द जो रिजल्टिंग आपका या जो क्रिटिकल स्ट्रेस होता है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है कि जो आपका सिलेंडर में कॉलम होते हैं, लॉन्गर कॉलम होते हैं, उनके अंदर जो सिलेंडर रेशियो है क्रिटिकल सिलेंडर रेशियो से ज्यादा होती है। एंड विल बकल इलास्टिकली, इलास्टिक बिहेवियर शो कराता है बिफोर द यील्डिंग स्ट्रेस इज रीच्ड इन एनी पार्ट ऑफ द सेक्शन। A special design procedure for cylinder compression member is provided in section E7 for AISC specifications. However, it will not be covered here in detail. कि हमारे पास जो सिलेंडर कॉलम कंप्रेशन है, कॉलम के जो कंप्रेशन मेंबर्स हैं उनके अंदर बहुत ही एक वाइड एरिया अवेलेबल है जो हमारे जो स्टील डिजाइन मैनुअल्स और अंदर डिटेल्स अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम एक थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं। सिलेंडर कॉलम कौन सा है जिसके अंदर आपकी वैल्यू जो है सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू से ज्यादा होती है। उसके बाद मेंबर जो है वो इलास्टिकली बिहेव कर रहे होते हैं। सो अनदर सेक्शन हियर वी हैव अ विड्थ ऑफ अनस्टिफेंड एलिमेंट्स। अनस्टिफेंड एलिमेंट्स के अंदर जो आप विड्थ कंसीडर करते हो वो कितनी कंसीडर करते हो। अब अनस्टिफेंड एलिमेंट्स कौन से हो गए, जो कि मेंबर बेसिकली जिसका एक कोई प्लेट है या फ्लैंज है, तो फ्लैंज जो है वो एक उसका सेंटर जो है वेब के साथ कनेक्टेड है, लेकिन उसकी जो एंड्स हैं फ्लैंज के वो दोनों फ्री हैं। तो उस केस के अंदर हम उस मेंबर को अनस्टिफेंड एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे। या आपका जो चैनल सेक्शन है उसके दोनों फ्लैंजेस जो है वो आपके एज अ अनस्टिफेंड एलिमेंट है। अगर हम एक आई सेक्शन या एक डब्ल्यू सेक्शन को कंसीडर करें तो उसका जो वेब है वो दोनों तरफ से फ्लैंजेस के साथ कनेक्टेड है, तो जो वेब है वो कंसीडर होगा एज अ स्टिफेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे हम अनस्टिफेंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं which are supported along only one edge parallel to the direction of compressive force, the width shall be taken as। अब हमारे पास जो लोड है वो बेसिकली आपका सिर्फ उस हाफ स्ट्रिप के ऊपर एक्ट कर रहा है, हाफ फ्लैंज के ऊपर एक्ट कर रहा है। या आपकी जो अनस्टिफेंड के केस के अंदर कितनी लेंथ जो है वो बच जाती है उसके ऊपर वो एक्ट कर रहा होता है। तो उस केस के अंदर हम किस तरह से वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं अनस्टिफेंड एलिमेंट्स की। लेट्स सपोज वी हैव अ फ्लैंजेस ऑफ आई शेप्ड सेक्शंस, जो हमारे डब्ल्यू शेप हो गया, आई बीम्स हो गए, उसके बाद एस शेप मेंबर हो गए। अब उन केसेस के अंदर हमारी जो फ्लैंजेस हैं बेसिकली वो आपके अनस्टिफेंड मेंबर के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। या टी सेक्शंस के अंदर द विड्थ इज हाफ द फुल नॉमिनल विड्थ। जो डिजाइन पर्पस के लिए जो हम फ्लैंज की विड्थ है वो हाफ कंसीडर करते हैं फॉर द डिजाइन पर्पसेस। और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आती है फॉर द लेग्स ऑफ एंगल सेक्शंस। अगर हम एंगल सेक्शंस की बात करें तो वहां पे जो आपकी लॉन्गर साइड होती है, अगर इक्वल लेग्स हैं, दोनों इक्वल लेग्स हैं तो दोनों में से कोई भी आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अनइक्वल लेग्स हैं तो वहां पे जो मैक्सिमम वाली लेंथ वाला है वो हमारी जो है वो साइड चूज होती है फॉर द विड्थ एज अ फॉर द अनस्टिफेंड एलिमेंट्स। देन वी हैव फॉर फ्लैंजेस ऑफ अ चैनल्स एंड जी सेक्शंस द विड्थ अगेन हियर लाइक एंगल सेक्शन। यहाँ पे हम जो है वो उसकी जो चैनल सेक्शंस हैं उनके अंदर जो फ्लैंजेस की विड्थ है उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ फुल नॉमिनल डायमेंशन एज अ फ्लैंज। अगर हमारे पास प्लेट्स आ जाती हैं, द विड्थ बी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एज टू द फर्स्ट रो ऑफ फास्टनर्स और लाइन ऑफ वेल्व्स। कि अगर आपके पास जो है वो प्लेट्स यूज होती हैं एडिशनल के तौर पे, एडिशनल एज अ बिल्टअप सेक्शंस के अंदर, तो वहां पे जो आपका एज से लेके जो आपकी फर्स्ट रो आ रही होती है नट बोल्ट सिस्टम की या वेल्डिंग की, वहां तक जो हम डिस्टेंस है उसको एज अ विड्थ कंसीडर कर रहे होते हैं फॉर अनस्टिफेंड एलिमेंट्स। उसके बाद फॉर अगर हमारे पास टीज आ जाते हैं उस केस के अंदर डी इज द डिस्टेंस ऑफ फुल नॉमिनल डेप्थ। आई सेक्शंस के अंदर
या टी सेक्शंस के अंदर हम जो है वो उसकी नॉमिनल डेप्थ जो है उसको कंसीडर कर रहे होते हैं टोटल। सो नाउ वी हैव अ विड्थ ऑफ स्टिफेंड एलिमेंट्स। अगर हमारे पास अनस्टिफेंड एलिमेंट्स थे, नॉन स्टिफेंड एलिमेंट्स थे, उस केस के अंदर हम सेक्शंस की जो है वो फ्लेंजेस को कंसीडर करते हुए आ रहे थे मेजॉरिटी के केस के अंदर। तो वहां पे हमारे डिस्टेंसेस जो कहीं हाफ हो रहे थे, कहीं हम प्योरली कंप्लीट फ्लेंज को कंसीडर कर रहे थे। हाफ हो रहे थे सिर्फ डब्ल्यू सेक्शंस के अंदर या आई सेक्शंस के अंदर, क्योंकि वहां पे फ्लेंजेस जो है वो दोनों तरफ से आ रही हैं। जो आपके चैनल सेक्शंस हैं या आपका जो आई सेक्शन सॉरी आपका जो एंगल सेक्शन है उसके अंदर एक एक ही लेग होती है बेसिकली फ्लेंज की, इस वजह से उस फ्लेंज कंप्लीट कर रहे थे एज अ विड्थ ऑफ अनस्टिफेंड एलिमेंट्स। नाउ विड्थ ऑफ द स्टिफेंड एलिमेंट्स, इसी तरह से क्योंकि स्टिफेंड एलिमेंट होता है आपका जैसे डब्ल्यू सेक्शन में वेब पोर्शन बेसिकली जो है वो आपका स्टिफेंड एलिमेंट कहलाता है। उस केस के अंदर फॉर वेब्स ऑफ रोल्ड और फॉर्म्ड सेक्शंस h is the clear distance between the flanges can be considered as a आपकी जो width of the stiffened elements। और sometimes जो है हम उसके अंदर जो corners होते हैं, फिलेट्स जो होते हैं थोड़े से कर्व शेप्स के अंदर जहाँ पे आपका फ्लेंजेस के साथ जो वेब कनेक्ट हो रहा होता है उसको हम डिडक्ट भी करते हैं उस केस के अंदर। और समटाइम्स जो बिल्ट अप सेक्शंस है उसके अंदर h is the clear distance between the inner lines of fasteners or a web or the clear distance between the flanges when welds are used। अगर आप वेल्डिंग यूज कर रहे हो या आपका जो है वो सेक्शन बेसिकली बेल्ट अप सेक्शन है, उस केस के अंदर जो एच है वो क्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनर लाइंस ऑफ फास्टनर्स। कि फास्टनर्स की आप जो प्लेट्स लगी हुई हैं उन फास्टनर्स के अंदर से जो डिस्टेंस बच रहा होता है वही आपका एच एज अ क्लियर डिस्टेंस कंसीडर हो रहा होता है। या एच सी आप कंसीडर करते हो क्रिटिकल डेप्थ इज द ट्वाइस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द नियरेस्ट लाइन ऑफ फास्टनर्स। कि फास्टनर्स की लाइन से लेके सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है उसको एज एच सी आप ट्रीट कर रहे होते हो। उसके बाद एच पी है जो कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ट्वाइस कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो वेरियस फॉर द सेक्शंस, कॉम्पैक्टेड सेक्शंस एंड या आपके जो हमारे पास नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शंस और कॉम्पैक्ट सेक्शंस और स्टिफेंड एलिमेंट्स एंड नॉन स्टिफेंड एलिमेंट्स के अंदर हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। नाउ वी हैव अ मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो। कि अब जो हम पीछे सेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं उस सेक्शंस के अंदर हम स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहे थे, क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो आ गया कि समटाइम्स हमारे पास कनेक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली कनेक्शंस एक डिजाइन किए जाते हैं। उस केस के अंदर जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है उस पॉइंट के ऊपर कनेक्शंस के जोन्स के अंदर वो डिफरेंट हो जाता है। उस केस के अंदर हमारा जो ओवरऑल स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है वो मॉडिफाइड कंसीडर होती है। So for example, number one type of connection we have a snug tight connection। अब snug tight connection के अंदर क्या होता है? It can be defined as a type of connection in which the plates involved in a connection are in a firm contact with each other but without any defined pre-stress। यानी कि आपने जब जो प्लेट्स यूज की हैं दो किसी सेक्शंस के दरमियान आपने एज अ कनेक्शन के तौर पे एक स्नग टाइट प्लेट यूज की है, उस केस के अंदर हम दो प्लेट्स के दरमियान जो हम एक टाइट नट बोल्ट सिस्टम को जब हम टाइट कर रहे होते हैं ना रेंच के जरिए से, तो इट यूजुअली मीन द टाइटनेस ऑब्टेन्ड बाय फुल एफर्ट ऑफ द मैन। जितना आदमी अपनी तरफ से जो वर्कर उसको टाइट कर रहा था रेंज के जरिए से वो इतना ही प्रेशर है उसके अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर वो अप्लाई कर सकता होगा वही वो अप्लाई करेगा। तो या इधर सम केसेस के अंदर वो अपने जो रेंज होता है उसके जरिए से इवन इम्पैक्ट्स भी लगा रहा होता है, थोड़ा सा लाइक हैमरिंग उसको करके दोनों तरफ से जो है उसको कॉम्पैक्ट करके क्लोज करके उसका नट बोल्ट सिस्टम जो है उसको टाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो उस केस के अंदर जो आपकी प्लेट्स हैं वो आपके मेंबर्स को जो सेक्शंस है उनको प्रॉपरली जो है वो कॉम्पैक्ट करके ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे आप नट बोल्ट सिस्टम लगा देते हो। तो ऑब्वियसली देयर इज सम वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ टाइटनेस कि अगर आप डिफरेंट जो बोल्ट सिस्टम यूज कर रहे हो तो वहां पे ये वेरिएशन भी हो सकती है, थोड़ी बहुत चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि एक नट जो है वो एक फुली टाइट हो चुका है बाय अ मेन पावर। जो बंदा था वहां पे प्रेजेंट उसने अपना फुली जो है वो स्ट्रेस कर लिया है उसके अंदर, जिसको हम एक टर्म एज अ स्ट्रेस के तौर पे भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो अपनी फुल टाइटनेस यूज कर चुका है। दूसरे के अंदर हो सकता है कि थोड़ी सी स्लाइड जो है वो डिफॉर्मेशन या स्लाइड जो है वो स्ट्रेसेस कम लगी हो, उस केस के अंदर द टाइटनेस इज मच लेसर देन द टेंशनिंग ऑफ द हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स हैं उनके अंदर जो टाइटनेस का रेशियो है वो बहुत ही कम होता है। एंड देन वी हैव अ turn off nut method। अब turn off nut method after tightening of a nut to a snug fit, कि जो snug plate थी
जो स्नग आपने कनेक्शन दिया है, प्रोवाइड किया है, वो एक प्रॉपरली जो है वो नेट उसके अंदर फिट हो चुका है परफेक्टली। द स्पेसिफाइड प्री टेंशन इन हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स में बी कंट्रोल्ड बाय अ प्री डिटरमाइंड रोटेशन बाय अ रेंज, कि रेंज के अंदर जो रोटेशंस डेवलप हुई वहां से भी आप एक आइडिया ले सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। दिस प्रोसीजर बेसिकली इज कॉल्ड एज अ टर्न ऑफ नट मेथड ऑफ फिक्सिंग द बोल्ट्स। अब ये एक कनेक्शन जो है वो हमारे पास कौन सा था, स्नग टाइट कनेक्शन था। दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो शेयर कनेक्शंस है, जिसके अंदर स्टेप प्लेट्स बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्ट अप मेंबर, के जो बिल्ट अप मेंबर्स हैं, बिल्ट अप सेक्शंस आप बनाते हैं, या एक जैसे दो सेक्शंस को आपने कंबाइन कर दिया, चैनल सेक्शंस को, आई सेक्शंस को या एंगल सेक्शंस को, तो उस केस के अंदर जो है वो हमारे पास बिल्ट अप सेक्शन के दरमियान हम स्टेप प्लेट्स यूज करते हैं और शेयर कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। नाउ बिल्ट अप सेक्शंस built up compression members composed of two or more hot rolled shafts shall be connected to one another at intervals by staplets। अब स्टेपलेट्स के जरिए हम जो बिल्ट अप सेक्शंस हैं, मेंबर्स हैं, जो हॉट रोल स्टील का प्रोसेस के जरिए से बनाए गए हैं, उनको आप एक स्टेपलेट के जरिए से आपस में कनेक्ट करते हैं बिल्ट अप सेक्शंस को, जो कि आपकी स्टेपलेट कनेक्शन है बेसिकली वो शेयर कनेक्टर्स कहलाते हैं। सच दैट द मैक्सिमम सिलेंडरेज रेशियो, कि आपने इस तरह से कनेक्ट करना है कि उस ज्वाइंट के ऊपर या जंक्शन के ऊपर जो स्लेंडरनेस रेशियो डेवलप हो रहा है ऑफ एन इंडिविजुअल एलिमेंट, कि अगर हम सेक्शन को कंसीडर ना करें, एक इंडिविजुअल एलिमेंट का स्लेंडरनेस रेशियो कंसीडर करें बिटवीन द फास्टनर्स डज नॉट एक्सीड द गवर्निंग स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ बिल्ट अप मेंबर, कि इंडिविजुअल एलिमेंट का जो स्लेंडरनेस रेशियो डेवलप हो रहा है बिल्ट अप सेक्शन लगाने के बाद, वो आपका कम्युलेटिव जो स्लेंडरनेस रेशियो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो देयरफॉर दैट इज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ KL over R into x direction और KL over R into the y axis for the whole section, कि आप दोनों तरफ से वेरीफाई करते हो, either in the x axis either in the y axis, दोनों तरफ से आप स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो है वो हायर वैल्यू जो है वो हम चूज करते हैं। Now shear connectors are also required to transfer shear between elements, कि जब shear stresses develop होती हैं between the elements, तो उनको भी easily smoothly transfer करने के लिए भी shear connectors हम use करते हैं in a built up member that is produced to the buckling of the member, के buckling के दौरान जो shear stresses develop हो रही हैं उनको resist करने के लिए या smoothly transfer करने के लिए हम shear connectors भी provide करते हैं। So following are the notation which can be used for the discussion on the effect of spacing of shear connectors। shear connectors के दरमियान जो spacings होती हैं उनके अंदर मजीद हम notifications या notations या symbols हम क्या यूज करते हैं उनको हम देखते हैं। Let's suppose A is the distance between connectors, कि connectors के दरमियान distance कितना है। Ri basically is considered as a minimum radius of gyration of individual component। A over Ri can be considered as the largest column cylinders ratio of individual component। A over Ri largest column cylinders ratio individual component का। Then Rib basically is the radius of gyration of individual component relative to the centroid parallel to the axis of buckling, कि buckling की डायरेक्शन के अंदर जो है वो वहां पे जब एक रेडियस ऑफ गायरेशन आप कैलकुलेट करते हो उसकी जो वैल्यू उसको हम Rib से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। एंड देन वी हैव अ KL over R whole subscript we have a 0। So this can be considered as a column cylinder is for built up member acting as a single unit। और अगर आप उसको एज अ सिंगल सेक्शन कंसिडर कर रहे थे तो यहाँ पे KL over R in subscript we have a 0, और अगर KL over R in subscript आप n कंसिडर करते हो it can be treated as a modified cylinders ratio of built up section as a whole as a cumulative। उसके बाद A जो है वो सेपरेशन रेशियो है, उसके बाद H जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द मेंबर एक्सिस ऑफ बकलिंग। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस कंसीडर होते हैं। सो नाउ मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो बेसिकली इज डिपेंडिंग ऑन स्पेसिंग ऑफ स्टेपलेट्स, कि जो स्टेपलेट्स आपने दो एलिमेंट्स के दरमियान प्रोवाइड किए एज अ कनेक्टर प्लेट, तो वहां पे जो आपके दो आई सेक्शंस थे, बिल्ट अप सेक्शन, कोई भी मेंबर थे, उनके दरमियान आपने स्टेपलेट प्रोवाइड की। If the buckling mode of a built-up compression member involves relative deformation, कि जब आप एक compression member के अंदर एक built-up section के अंदर एक buckling mode डेवलप होता है, तो वहां पे जो है वो हमारे पास shear forces जो है वो deformation भी जनरेट होती है और shear forces डेवलप होते हैं into the connectors between the individual parts। The modified slender ratio is calculated as, अगर आप कनेक्शन के दरमियान shear डेवलप होता है तो उस केस के अंदर आप जो एक मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम स्नग टाइट बोल्टेड कनेक्टर्स यूज कर रहे हैं तो हमारे पास
KL/R जो मॉडिफाइड है स्लैंडरनेस रेशियो वो हमारा बोल्टन कनेक्शन के लिए KL/R होल स्क्वायर सबस्क्रिप्ट वी हैव 0 इनटू स्पेसिंग डिवाइड बाय इंडिविजुअल रेडियस ऑफ गायरेशन, इस सेक्टर से हम कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम शेयर सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास कि अगर हम वेल्डिंग कनेक्शन यूज करते हैं एंड फॉर अ फुल्ली टाइटन बोल्टन कनेक्टर एज रिक्वायर्ड बाय द स्लिप क्रिटिकल जॉइंट्स, हमारे पास जो है वो कंडीशन KL/R इनटू M, उसके बाद हमारे पास KL/R होल स्क्वायर इनटू KIA इनटू डिवाइड बाय RI। तो इस फैक्टर से जो है हम ओवरऑल फॉर द वेल्डेड कनेक्टर जो है वो हम मॉडिफाइड स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब KL/R M should only be used if buckling occurs about such an axis such that the individual members elongate by different amounts. For example, for double T sections we have in figure 3.17, let's suppose we have a double T sections here, और यहाँ पे ये हमारे पास x एक्सिस डायरेक्शन है, ये हमारे पास y एक्सिस डायरेक्शन है। और अगर फेल्यूर आपका जो है वो x एक्सिस डायरेक्शन के अंदर डेवलप होता है तो हम क्या रिप्रेजेंट कराते हैं कि इफ बकलिंग अकर्स अबाउट x एक्सिस KL/R into M is not evaluated as both angles bend symmetrically without any shear between the two, कि अगर आपका फेल्यूर यहाँ से अपीयर होता है, बकलिंग आपकी यहाँ से अपीयर होती है, तो वहाँ पे कोई भी सिमेट्री की वजह से यहाँ पे कोई भी जो है वो आपका स्ट्रेसेस वगैरह जो है वो डेवलप नहीं हो रही, यहाँ पे कोई shear स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रही बेसिकली। लेकिन अगर आपका फेल्यूर जो है जो however if the buckling occurs about y axis, अगर बकलिंग आपकी y axis के अंदर डेवलप होती है तो यहाँ पे shear स्ट्रेस डेवलप होती है, और shear स्ट्रेस की वजह से एक मेंबर जो है वो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस को फेस करता है और दूसरा मेंबर जो है वो एलोंगेशन को या टेंसाइल स्ट्रेसेस को फेस करता है। However, if buckling occurs about y axis, one of the angle section is elongated while the other is compressed, produce shearing between the two, and consequently KL/R into subscript M is required to be evaluated। कि जब हमारे पास दोनों स्ट्रेसेस एक्सट्रीम लेवल पे कैलकुलेट करने की गुंजाइश है और दोनों शेयर डेवलप हो रहा है तो उस केस के अंदर हम मॉडिफाइड स्लैंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एट द एंड ऑफ बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर्स bearing on base plates or milled surfaces, all components in contact with one another shall be connected by weld having a length not less than the maximum width of the member। और अगर आप फॉर एग्जांपल जब आप कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो एज अ बिल्ट अप मेंबर्स के अंदर आप नट बोल्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस के अंदर जो आपका एक कनेक्शन है वो ओवरऑल विड्थ ऑफ द प्लेट जितना होना चाहिए ओवरऑल, अगर आप वेल्डेड कनेक्शन यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोल्टेड स्पेसिंग वगैरह यूज कर रहे हो, नट बोल्ट सिस्टम यूज कर रहे हो, उस केस के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग है नॉट मोर देन 4 times diameter apart of the distance of 1.5 times the maximum width of the member, कि जो स्पेसिंग है नट बोल्ट सिस्टम के दरमियान वो आपकी 1.5 times the maximum width of the member होनी चाहिए, ताकि जो जॉइंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, कनेक्टर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अपनी प्रॉपर्ली जो है वो सेक्शंस आपका स्ट्रॉन्गर डेवलप हो जाए और मेंबर जो है वो परफॉर्म कर सके अपना। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो एंगल सेक्शंस थे। अगर हम एक्स एक्सिस के अंदर कट करते हैं तो सिमेट्री की वजह से मेंबर जो है वो सिर्फ बकलिंग फेल्यूर होगी, शेयर स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस के अंदर कट करते हैं मेंबर को, या वाई एक्सिस के अंदर हम चेक करते हैं या बकलिंग जो है वो वाई एक्सिस के अंदर डेवलप हो रही है, उस केस के अंदर जो है वो हम मॉडिफाइड स्लैंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। The स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट बिटवीन द कनेक्टर्स के दरमियान जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो एक स्लैंडरनेस रेशियो ओवरऑल जो डेवलप हो रहा है KA divided by RI individual element का radius of gyration should not exceed 75% of the governing slenderness ratio of the built-up member, कि एक इंडिविजुअल मेंबर का 70% 75% तक जो है वो वैल्यू आपकी हम अलो कर सकते हैं, उससे ज्यादा जो है एक्सीड कर जाती है तो हम उसको अलो नहीं करते। नाउ करेक्शन फॉर सिंगल एंगल्स, लेट्स सपोज जो प्लेन ट्रसेस होते हैं जो ब्रिजेस के ऊपर आप देख रहे होते हैं जो नॉर्मली एंगल सेक्शन से बने हुए होते हैं, अब उन केस के अंदर जो सिंगल एंगल कंप्रेशन मेंबर्स होती हैं मे अंडरगो अ टॉर्जनल बकलिंग, जिनके अंदर जो है वो टॉर्जन डेवलप होती है, टॉर्जन की वजह से बकल हो सकते हैं मेंबर एट लोड्स लोअर देन द लोड्स एट व्हिच द बकलिंग मे अकर अबाउट एक्स वाई और जेड एक्सिस के, वो तीनों एक्सिस के अंदर हम चेक करते हैं कि इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर सिंगल एंगल सेक्शंस के अंदर जो कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं लोअर लोड के ऊपर जो है वो टॉर्जन को फेस करते हैं, वो ट्विस्ट हो जाते हैं मेंबर बजाय एक डायरेक्शन के अंदर बकल होने के। इन ऑर्डर टू क्लोजली एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ इक्वल और अनइक्वल लेग्स, कि हमारे पास जो एंगल सेक्शन है वो इक्वल लेग्स भी हो सकते हैं अनइक्वल लेग्स भी हो सकते हैं, वहां पे जो हम
क्लोजली एस्टिमेट करते हैं ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द मेंबर, उसके लिए जो हम सिलेंडर्स रेशो की वैल्यू कंसीडर करते हैं वो हम मॉडिफाइड सिलेंडर्स रेशो की कंसीडर करते हैं वैल्यूज सच एज कि लेट्स सपोज व्हेन वी हैव अ कंडीशन हियर कि L over radius of gyration in x direction basically less than equals to 80 है, तो हम सिलेंडर्स रेशो की जो वैल्यू निकालते हैं वो K L over R is equals to 72 plus 0.75 L over RX। अगर आपका L over RX का जो रेशो है वो मोर देन 80 आ जाता है तो आपका जो सिलेंडर्स रेशो की जो वैल्यू है वो आप 32 plus 1.25 into L over RX less than equals to 200 आप वैल्यू कंसीडर करते हैं। So now we have a design flow chart for compression members कि जब हम कंप्रेशन मेंबर्स को डिजाइन करते हैं, आइदर वो हमारे पास सिंगल एंगल सेक्शंस के हैं, डब्ल्यू सेक्शंस के हैं, टू एंगल सेक्शंस लगे हुए हैं, कोई भी मेंबर्स हैं, तो हम जो फ्लो चार्ट फॉलो करते हैं डिजाइन करने के लिए तो हम किस तरह से फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव इनपुट्स हियर, वी हैव डेड लोड, लाइव लोड, लेंथ एंड एंड कंडीशंस ऑफ द मेंबर। तो ये हमारे पास इनपुट्स हैं, लाइव लोड आ गया, डेड लोड आ गया, ओवरऑल लेंथ मेंबर की आ गई। उसके बाद हम सबसे पहले जो है वो अल्टीमेट फैक्टर लोड कैलकुलेट करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशंस। आल्सो फाइंड द वैल्यूज फॉर इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। कि इफेक्टिव लेंथ फैक्टर हम निकालते हैं ऑल एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो के जो है वो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर है, वो हम फाइंड आउट करते हैं अल्टीमेट फैक्टर लोड निकालने के बाद। देन वी अज्यूम अ सिलेंडर्स रेशो कि हम सिलेंडर्स रेशो की वैल्यू जो है या तो अज्यूम करते हैं या जो सेक्शंस गिवन है उन सेक्शंस के हिसाब से हम जो है वो मैनुअल से, स्टील डिजाइन का जो मैनुअल अवेलेबल है वहां से हम वैल्यूज को चूज करते हैं, सिलेंडर्स रेशो की वैल्यू अज्यूम करते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज वी हैव आर सिलेंडर्स रेशो की जो क्रिटिकल वैल्यू है 115 है फॉर सिंगल एंगल और चैनल सेक्शंस के लिए, R is equals to 90 फॉर डबल एंगल और W सेक्शंस के लिए, R is equals to 70 फॉर बिल्ट अप सेक्शंस के लिए और R is equals to 35 फॉर सेक्शन कंटिन्यूअसली ब्रेस्ड इन लेटरल डायरेक्शन। तो जिस तरह का जो हमारा एक सेक्शन है जो कि आप कंप्रेशन मेंबर के लिए डिजाइन करने जा रहे हो उसके लिए हमारे पास वेरियस वैल्यूज हैं टेबल्स के अंदर गिवन, या हम वो वैल्यूज टेबल में से चूज करते हैं या कोई भी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं। उसके बाद हम ओवरऑल कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं, जो क्रिटिकल स्ट्रेस है या क्रिटिकल स्ट्रेंथ है मेंबर की वो हम नॉमिनल स्ट्रेस जो कंसीडर करते हैं उस हिसाब से हम जो है वो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे phi फ्रॉम द टेबल और बाय एम्प्लॉइंग द एप्रोप्रिएट फार्मूलाज डिपेंडिंग ऑन द अज्यूम्ड सिलेंडर्स रेशो। जो सिलेंडर्स रेशो आपने अज्यूम की है उस हिसाब से आप phi FCR की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कैलकुलेट द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द अज्यूम्ड सिलेंडर्स रेशो। कि जो सेकंड सेक्शन के अंदर जो आपने वैल्यू अज्यूम की थी सिलेंडर्स रेशो की वो यहाँ से हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने ओवरऑल क्रिटिकल स्ट्रेसेस निकाले। क्रिटिकल स्ट्रेसेस निकालने के बाद हम जो अज्यूम्ड सिलेंडर्स रेशो की बेस के ऊपर जो है वो हम रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेक्शन कैलकुलेट करते हैं। दिस मे बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल सिलेंडर्स रेशो। जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ये वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ये हमारी वेरी भी कर सकती है, अननोन एट दिस स्टेज एंड मे बी ऑन द कंजर्वेटिव और अनसेफ साइड ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। ये अनसेफ भी हो सकती है, एक्चुअल वैल्यू से जो है वो वेरी भी कर सकती है। अकॉर्डिंगली द सिलेक्टेड एरिया मे बी लिटिल ग्रेटर और लेसर देन द कैलकुलेटेड रिक्वायर्ड एरिया। उसके बाद हम सिलेक्टेड एरिया कैलकुलेट करते हैं। सिलेक्टेड एरिया इज इक्वल्स टू जो अल्टीमेट लोड फैक्टर है डिवाइड बाय phi c into FCR, जो कि हमने ये फैक्टर अज्यूम किया था यहाँ पे हम कैलकुलेट भी करते हैं फ्रॉम द टेबल और फार्मूलाज, और हम इसको बेस्ड ऑन सिलेंडर्स रेशो इस फैक्टर को हम अज्यूम भी कर सकते हैं। तो हमने इस फैक्टर के साथ हमने लोड फैक्टर लोड को डिवाइड कर दिया, हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो ऑफ द सेक्शन आ गया। Then we select a trial sections from the manual. Use either the column selection tables or adopt the trial and error procedure. Following criteria are to be satisfied. कि first of all हम चेक करते हैं कि जो selected area है वो equivalent है required area के या नहीं, या कितना उससे वेरिएट कर रहा है, पॉजिटिव साइड पे या जो है वो ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव साइड पे यानी कम आ रहा है। The section must have a minimum possible weight. ओवरऑल डेड वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो आपने कंपोनेंट डिस्कस किया या सिलेक्ट कर रहे हो जो आप एज ए कंप्रेशन मेंबर के लिए, उसका ओवरऑल अपना वजन जो है वो कम से कम होना चाहिए। कनेक्टेड लैग width for various types of connections, B minimum की जो वैल्यू है is selected using one of the following expressions। कि हम जो B minimum का क्राइटेरिया है जो leg width है बेसिकली वो हम चूज करते हैं based on three conditions। Number one is 3.25 into diameter plus 26। Then we have a
For welded connections, we can check or we can select equals to 50 or more than 50 millimeter, where d is the diameter of rivets, may be assumed equal to 15 millimeter if not given. And third condition is maximum depth of column section should generally be not exceeding 360 millimeter for W sections. तो हमने जो सिलेक्शन ट्रायल सेक्शंस की बेस पे जो चूज किए, उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं कि ओवरऑल जो मेंबर के अंदर हमारे पास जो बी मिनिमम या लेग विड्थ जो है वो कितनी आ रही है. देन वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो. उसके बाद हम क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या होती है कि KL over R. अब KL over R बेसिकली फॉर द फाइंड अनसपोर्टेड लेंथ इन ईच डायरेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए हम अनसपोर्टेड लेंथ फाइंड आउट करते हैं इन X डायरेक्शन, इन Y डायरेक्शन एंड इन Z डायरेक्शन. Then we will calculate the radius of gyrations. Radius of gyration again in X, Y and Z direction, or directly see their values from the properties or sections given in the tables or manual. Then we will go for the calculation of the critical slenderness ratios in X direction. Kx LUX unsupported length divided by Rx, Ky LUY over Ry, and then we use Kz LUZ over Rz radius of gyration. Where R is the maximum value out of the our slenderness ratio के जो तीन वैल्यूज आपके पास आई हैं X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन के अंदर, उनमें से हम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू चूज करते हैं. Then select the spacing of staplets denoted by A if used such that, for example, कि जब हम स्पेसिंग या स्टेपलेट्स यूज कर रहे हैं उन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है वो हमारी इंडिविजुअल मेंबर का रेडियस ऑफ गायरेशन और स्पेसिंग से हिसाब से हम जो स्लेंडरनेस रेशियो के कंपैरेटिवली हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं. द सिलेक्टेड स्पेसिंग मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड द स्टेपलेट शुड सेटिस्फाई द मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो. स्मॉलर ए मे बी सिलेक्टेड टू रिड्यूस द मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो. स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो उसको हम मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो को कम से कम करने के लिए जो है वो हम स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन द स्टेपलेट्स हम प्रोवाइड करते हैं. हाउएवर द नंबर ऑफ स्टेपलेट्स का मैक्सिमम जो है वो इन रियल लाइफ प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं वो 2 होती है नंबर ऑफ स्टेपलेट्स की, लेकिन जो है वो मैक्सिमम आप 3 तक भी जा सकते हैं. उसके बाद हम मॉडिफाइड जो है वो R या स्लेंडरनेस रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं. KL और R सबस्क्रिप्ट वी हैव M अबाउट द वीक एक्सिस, जहाँ पे हमारे पास जो तीनों वैल्यू जो स्लेंडरनेस रेशियो की आई, जो सेक्शन हमारा वीकेस्ट था वहाँ पे हम मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करते हैं. स्लेंडरनेस रेशियो मॉडिफाइड फॉर द पोजीशन ऑफ प्लेट्स इन केस the buckling of the built up section about this axis procedure produces shear between the elements. Then we check for the perform local stability check. और लोकल स्टेबिलिटी के अंदर हम लैम्डा फाइंड आउट करते हैं. लैम्डा बेसिकली इज B to T रेशियो जो ओवरऑल ब्रेथ है और टू द थिकनेस रेशियोज हैं फॉर स्टिफेंड एंड अनस्टिफेंड एलिमेंट्स ऑफ द सेक्शन एंड फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड. लैम्डा जो है वो आपका ओवरऑल क्रिटिकल जो लैम्डा है उससे कम होना चाहिए. अगर ये कम या बराबर होता है तो हम सेक्शन को जो है वो सेफ कंसिडर करते हैं. लैम्डा R जो है वो हमें वैल्यूज गिवन है 12.5 फॉर सिंगल सेक्शंस एंड डबल एंगल्स बेसिकली विद सेपरेटर्स फॉर A36 स्टील. लैम्डा R is equals to 15.9 for other unstiffened elements of A36 steel. Lambda R is equals to 42.3 for stiffened elements for A36 steel. तो उसके बाद जो है वो हम परफॉर्म करते हैं मैक्सिमम स्लेंडरनेस चेक. मैक्सिमम स्लेंडरनेस चेक करने के लिए जो है वो हमारे पास जो मैक्सिमम अलोएबल स्लेंडरनेस रेशियो गिवन है फॉर कंप्रेशन मेंबर्स वो 200 है कि सेक्शन जो है वो आपका मैक्सिमम वैल्यूज जो शो कर रहा है स्लेंडरनेस रेशियो की वो 200 या 200 से कम होनी चाहिए. अगर है वैल्यूज तो हम उसको सेफ ट्रीट करते हैं, अगर नहीं है तो हम या तो ट्रायल एंड एरर के हिसाब से सेक्शन को रिवाइज करते हैं. अगर आप रिवाइज नहीं करते तो R greater than 200 may be allowed in special cases as per AISC specifications. हम स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उसको अलो करते हैं स्पेशल कंडीशंस के लिए, लेकिन जो है वो हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 200 आनी चाहिए. देन हम सेक्शन की ओवरऑल इंटेंसिटी को चेक करते हैं कि अल्टीमेट फैक्टर लोड लेस देन इक्वल्स टू 0.75 into 0.9 बेसिकली इज 5C. 0.887 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हम फैक्टर डिस्कस कराए पीछे. FE की वैल्यू है ओवरऑल जो है वो यूलर बकलिंग स्ट्रेस जो हम कैलकुलेट करते हैं, यूलर इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस pi square E over KL R whole square gross area, and we have a conversion from kilonewton to newton.
उसके बाद जो एडिशनल जो फैक्टर हमने अप्लाई किया यहाँ पे 0.75, दिस फैक्टर बेसिकली इज यूज्ड टू एक्सीड द रिकमेंडेड लिमिट ऑफ 200 के अगर 200 से लिमिट एक्सीड कर जाती है तो हम 0.75 फैक्टर जो है वैल्यू इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके बाद KL/R² की वैल्यूज हम इस तरह से यूज करते फाइंड करते हैं और रेजिडेंस रेशियो जो है वो हमारा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 32 ग्रॉस एरिया डिवाइडेड बाय अल्टीमेट फैक्टर लोड। तो ये तमाम वैल्यूज को इंटेंसिफाई जस्टिफाई करने के लिए हम phi FCR की वैल्यू जो है वो हमने पिछले केस के अंदर जो डिजाइन के अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमने अज्यूम भी की थी बेस्ड ऑन रेजिडेंस रेशियो। अब यहाँ पे जो है वो phi FCR की जो वैल्यूज हैं वो हम मैनुअल से या फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं ओवरऑल कैपेसिटी phi FCR into area selected must be more than जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है हमारी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, उससे ये अगर सेक्शन की वैल्यू बराबर आती है या ज्यादा आती है तो सेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज सेफ, अदरवाइज वी हैव टू रिवाइज आफ्टर द फ्रेश सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन। उसके बाद मेंबर को हम स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन के अंदर चेक करते हैं कि इधर मेंबर जो है वो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस दोनों फेस कर सकता है किसी भी ड्यूरेशन या टाइम के अंदर, तो वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी किस चीज की अप्लाई हो रही है। अगर मैक्सिमम कंप्रेशन की अप्लाई हो रही है तो हम कंप्रेसिव एज अ कंप्रेसिव मेंबर डिजाइन करेंगे। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पे टेंशन के अंदर अप्लाई हो रही है तो हम मेंबर को एज अ टेंशन मेंबर डिजाइन करेंगे। तो रिवर्सल को चेक करने के बाद हम लोडिंग साइकिल्स को चेक करते हैं कि नॉर्मल अलोएबल जो बिल्डिंग्स है उनके अंदर लोडिंग साइकिल्स हम 20,000 तक अलो करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिजाइन ऑफ स्टेपलेट्स और लेसिंग एलिमेंट्स, और उसके बाद जो है वो हम फाइनल सिलेक्शन यूजिंग द स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन हम उसको रिप्रेजेंट कराते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट एंड इजी मेथड टू सिलेक्ट द ट्रायल सेक्शन। अब अल्टरनेट मेथड ये तो हमारे पास एक कंप्लीट डिजाइन प्रोसीजर था जिसके अंदर से हम ओवरऑल सेक्शन को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं या डिस्कस करते हैं। अब अल्टरनेट मेथड्स भी अवेलेबल है आजकल के इजियर मेथड्स भी अवेलेबल है, उसके अंदर क्या वेरिएशंस की जाती हैं। मोस्टली जो है वो हम डिजाइन प्रोसीजर्स जो डिटेल में हैं उनको ही फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन समहाउ अगर जरूरत पड़ जाती है अल्टरनेट एंड इजी अप्रोचेस को यूज करने के लिए फॉर ट्रायल सेक्शंस, हम लेट्स सपोज डब्ल्यू सेक्शन की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू सेक्शन के अंदर हम लोड कैरिंग कैपेसिटीज फाइंड आउट करते हैं, phi C into नॉमिनल जो है वो लोड फॉर वेरियस डब्ल्यू सेक्शंस अगेन द वैल्यूज ऑफ इफेक्टिव लेंथ्स, कि इफेक्टिव लेंथ्स की वैल्यूज गिवन है, हम उनकी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्टिव लेंथ्स हम रेडियस ऑफ गायरेशंस कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम द टेबल्स हम वैल्यूज को चूज भी कर सकते हैं, फ्रॉम द मैनुअल करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ हम इफेक्टिव लेंथ के हिसाब से जो है वो KY into LUY in y direction, a section may be selected when the tabulated phi PN becomes just greater than the ultimate factor load while moving from left to the right into the table। कि जो आपका मैनुअल है उसके अंदर आप वैल्यूज को चूज करते हैं कि जो अल्टीमेट फैक्टर के क्लोज वैल्यू जो phi C into नॉमिनल लोड की वैल्यू आ रही है, तो वहां पे हम रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आते हैं, जो हमारे पास ऑलमोस्ट क्लोजर वैल्यूज होती हैं वहां से हम सेक्शन को चूज करते हैं, इफेक्टिव लेंथ्स को चूज करते हैं। उसके बाद फ्यू सेक्शंस विद डिफरेंट डेप्थ्स मे बी एग्जामिन्ड टू फाइंड द मिनिमम वेट ऑफ द सेक्शन। उसके बाद हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं फॉर द स्टेबिलिटी to check the stability of the section about x-axis, let's suppose we have kx into lx is converted into an equivalent ky ly, कि हमारे पास एक डायरेक्शन के अंदर आपने वैल्यू निकाल ली कि जो फैक्टर है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर वो हमारे पास x डायरेक्शन के अंदर ये है, अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो ये हमारे पास x डायरेक्शन के अंदर ये है, हम उसको इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं इनटू k by ly। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, उस डिफरेंस को हम कंपनसेट किस तरह से करते हैं कि हम रेडियस ऑफ गायरेशंस दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन। कि फॉर एग्जांपल ky into ly इक्विवेलेंट टू द kx lx जिसको हम ky ly रिक्वायर्ड कंसीडर कर रहे हैं इज इक्वल्स टू kx lx डिवाइडेड बाय rx ओवर ry। Radius of gyrations in x direction divided by radius of gyration in y direction, where this ratio is used for the previously selected section। हम ratio जो rx और ry है उसको include करते हैं from the tables, provide a convenient method for investigating the strength of a column with respect to its measure axis। कि measure axis के हिसाब से आप section को use करके तमाम जो values हैं ट्रायल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं फॉर लॉन्गर ऑफ द टू लेंथ्स ky ly एंड ky ly रिक्वायर्ड। कि जो रिक्वायर्ड जो हमारे पास डायमेंशंस आई या जो हमें गिवन डायमेंशंस हैं जो इफेक्टिव सेक्शन की बेसिकली इफेक्टिव लेंथ फैक्टर एंड अनसपोर्टेड लेंथ इन y डायरेक्शन, उनको हम रिक्वायर्ड वैल्यू से टैली करते हैं। उसके बाद जो है वो हम एक प्रॉपर सेक्शन जो है वो चूज कर रहे होते हैं। द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन्ड एज अंडर
फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ kx, lx एंड ky, ly। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं एक सेक्शन को बेस्ड ऑन द ky, ly अकॉर्डिंग टू द लोड स्टार्टिंग फ्रॉम W360 साइड एंड मूविंग डाउनवर्ड बाय वेट। उसके बाद हम ry और rx का एक रेशो कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट टू द kx एंड ky को हम बराबर करने के लिए, इक्वेट करने के लिए rx और ry का एक रेशो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम रिक्वायर्ड वैल्यू चूज करते हैं। देन जो है वो हम, अगर सेक्शन हमारा सेफर साइड पे जा रहा है, इंटेंसिटीज वगैरह सही आ रही हैं, बाकी चेक्स उसके सेफ जा रहे हैं, तो हम सेक्शन को कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम सेक्शन को जो है वो रिवाइज करते हैं। तो ये हमारे पास करेक्शंस थे फॉर सिंगल एंगल सेक्शंस। अगर आप एंगल सेक्शन, सिर्फ एक एंगल सेक्शन यूज कर रहे हो, उस केस के अंदर हमारे पास ट्रायल्स और जो कंडीशंस थी, या हमारे पास जो हम डिजाइन प्रोसीजर के अंदर क्या जो है वो मेथोडोलॉजी को किस तरह से फॉलो कर रहे होते हैं। अब हमारे पास है फॉर डबल एंगल सेक्शंस। अगर एंगल सेक्शंस दो आ जाते हैं, उस केस के अंदर हम किस तरह से ट्रीट करते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉलम सिलेक्शन टेबल्स आर अवेलेबल फॉर डबल एंगल सेक्शंस विद 10 मिलीमीटर गजेट प्लेट। कि दो एंगल सेक्शंस हैं, उनको आपस में आप कनेक्ट कर रहे हो, बिल्ट अप सेक्शन के तौर पे उनको ट्रीट कर रहे हैं। दो एंगल्स को आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो बाय यूजिंग अ गजेट प्लेट, जिसकी जो है वो थिकनेस 10 मिलीमीटर है और वो टाइट किए गए हैं बाय यूजिंग अ प्रॉपर नट बोल्ट सिस्टम। Only difference in this case is that the load carrying capacities, कि जो load carrying capacity है 5C load and nominal load are listed for both in x-axis and y-axis, कि हम y-axis और x-axis दोनों में कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद while selecting a section, nominal load into 5C factor for both in x-axis and y-axis direction should individually be greater than total ultimate factor load। कि जो आपके इंडिविजुअल के अंदर जो आपके नॉमिनल लोड्स और 5C फैक्टर की वैल्यूज जो आ रही है, वो ओवरऑल जो कम्युलेटिव सेक्शन का जो अल्टीमेट फैक्टर लोड है, उससे वो वैल्यू जो है वो हायर आनी चाहिए। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑल द चेक शुड बी अप्लाइड एंड इंक्लूडेड इन द जनरल फ्लो चार्ट। हम उसको जो है वो तमाम वैल्यूज को चेक करते हैं, स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, तमाम फैक्टर्स को हम चेक करने के बाद हम कंसिडर करते हैं आइदर हमारा सेक्शन जो है वो सेफ है या हम उसको रिवाइज करेंगे। तो हमारे पास ये ओवरऑल कंप्लीट मेथोडोलॉजी थी कंप्रेशन मेंबर्स की, जिसके अंदर जो है वो हो सकता है कि आप लोगों को छोटी मोटी कोई कंफ्यूजन्स भी हो, लेकिन हम इस क्लास के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं एक डिज़ाइन एग्जांपल का, जस्ट स्टार्टिंग एक दो स्टेप्स फॉलो करते हैं कि किस तरह से हमने करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास कंप्लीट जो है वो 4-5 जो है वो डिज़ाइन एग्जांपल्स हमने डिस्कस करने हैं रिगार्डिंग द कंप्रेशन मेंबर्स, और कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस रिवर्सल इन कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर भी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर डिज़ाइन एग्जांपल्स करने के बाद आपको पूरा जो कंप्लीट हमने मैकेनिज्म जो डिस्कस किया है वो सारा क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली। तो इस डिज़ाइन एग्जांपल को थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो एग्जांपल वी हैव अ डिज़ाइन अ ट्रस कंप्रेशन मेंबर। एक कंप्रेशन मेंबर है ट्रस के अंदर, एक प्लेन ट्रस है उसके अंदर, यूजिंग द फॉलोइंग 3 क्रॉस सेक्शनल शेप्स। अब कंडीशन जो है वो हमने एक कंप्रेशन मेंबर डिस्कस करना है, हमारे पास जो है वो कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस के हिसाब से हमने एक सेक्शन प्रॉपर चूज करना है। कि लेट सपोज हमने 2 एंगल सेक्शंस यूज करने हैं विद 10 मिलीमीटर थिक गजेट प्लेट एंड बोल्टेड स्टे प्लेट्स, कि दोनों के दरमियान जो गजेट प्लेट लगी हुई है 10 मिलीमीटर की, और दोनों को जो है वो हमने नट बोल्ट सिस्टम के जरिए जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड किया है। अगर आप 2 एंगल सेक्शन यूज करते हैं तो सेक्शन जो है वो आपके किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। सेकंड क्राइटेरिया के अंदर इसी ट्रस कंप्रेशन मेंबर के अंदर अगर 2 एंगल सेक्शंस के बजाय सिर्फ हम एक एंगल सेक्शन को कंटिन्यू करें, या एक एंगल सेक्शन को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो अगर हम सिंगल और 2 एंगल सेक्शंस के बजाय एक डब्ल्यू सेक्शन प्रोवाइड करें तो हमारी जो वैल्यूज हैं या सेक्शन हैं वो किस तरह से चूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो अदर एडिशनल डेटा गिवन है वो हमारे पास क्या है कि लेट सपोज वी हैव अ डेड लोड इज इक्वल्स टू 110 किलोन्यूटन, एंड उसके बाद हमारे पास लाइव लोड गिवन है 140 किलोन्यूटन, लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर इज इक्वल्स टू 3.4 मीटर, A36 स्टील गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स गिवन है हमें, हम जो है सेक्शन को चूज करते हैं। So first of all in solution the truss member consisting of double angle sections, क्या हमें पहली कंडीशन के अंदर क्या कहा गया है कि let's suppose we are using 2 double sections with a gusset plate of, जो आपके पास जो प्लेट यूज हो रही थी दोनों के दरमियान एंगल सेक्शंस के दरमियान, वो आपके पास 10 मिलीमीटर थिक की गजेट प्लेट लगी हुई है एज शोन इन फिगर, आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं
कि यहाँ पे हमारे पास दो एंगल सेक्शंस हैं, दो एंगल सेक्शंस हैं, उनके दरमियान जो है गज़ेट प्लेट लगी हुई है। एंगल सेक्शंस की ओवरऑल हाइट जो है वो हमारे पास h है। दोनों की जो फ्लेंजेस हैं वो इक्वल लेंथ फ्लेंजेस हैं a, हमने जो है वो उसकी लेंथ को स्पेसिफाई किया हुआ है। गज़ेट प्लेट की जो थिकनेस है वो s इज इक्वल्स टू 10 mm, ओवरऑल b इज इक्वल्स टू 2a प्लस s। तो फॉर ट्रस मेंबर्स, ट्रस मेंबर्स जो है उनके अंदर हम नॉन स्वे कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके अंदर अनब्रेस्ड कंडीशन है, कोई ब्रेसिंग्स वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है। तो k की जो फैक्टर की वैल्यू है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर k इज इक्वल्स टू 1। सो अगर k की वैल्यू हम 1 ट्रीट करते हैं तो अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द मेंबर शुड बी इक्वल टू द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर, LU इज इक्वल्स टू L as there is no bracing between the joints। तो k की फैक्टर जो वैल्यू 1 थी तो 1 की वजह से अनसपोर्टेड लेंथ इज इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ। Now ultimate factor load is equals to 1.2 into del load plus 1.6 into live load। del load की इंटेंसिटी हमें 110 गिवन है यहाँ पे, और लाइव लोड की इंटेंसिटी जो है वो 140 है। हमने दोनों वैल्यूज जो है 1.2 और 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल अल्टीमेट फैक्टर लोड हमारे पास जो है वो 356 किलो न्यूटन आ गया। ये हमारे पास कंप्लीट एक्सीमेटिक व्यू है। उसके बाद अगर हम डबल एंगल्स यूज करते हैं तो हमारे पास क्राइटेरियाज या जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं वो क्या कहती हैं, द सिलेक्शन विल बी इकोनॉमिकल इफ इट हैज एन नियरली सेम सिलेंडरनेस रेशियो इन बोथ डायरेक्शंस। कि अगर आप दोनों डायरेक्शंस के अंदर सिलेंडर रेशियो यानी x डायरेक्शन के अंदर और y डायरेक्शन के अंदर सिलेंडर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, अगर दोनों वैल्यूज जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है, उस केस के अंदर हम सेक्शन को एज इकोनॉमिकल ट्रीट करेंगे। This means that the radius of gyration in x and radius of gyration in y direction should nearly be the same as the length for both directions are equal। उसके बाद हमारे पास है second, the radius of gyration Rx for the double section will be the same as for that of the single section। कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों मेंबर्स का आ रहा है x डायरेक्शन के अंदर, वो कम्युलेटिवली जो वैल्यू आ रही है वो सिंगल एंगल सेक्शन के जो है ऑलमोस्ट इक्वल भी आ सकती है। दूसरी थर्ड कंडीशन के अंदर रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर y एक्सिस फॉर द डबल सेक्शन विल बी कंसीडरेबली हायर देन फॉर द सिंगल सेक्शन। क्योंकि x एक्सिस के अंदर हमारे पास जो है वो शियर स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रहे, y एक्सिस के अंदर जो है वो शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है। उस केस के अंदर वहां पे जो स्ट्रेसेस हैं वो हम रेडियस ऑफ गायरेशन है y डायरेक्शन के अंदर वो हम हायर ट्रीट करते हैं। From the above facts, it's clear that to make R same in both directions, unequal leg angles are to be used with the longer legs connected together। यहाँ पे हमने अनइक्वल एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लॉन्गर लेग्स थे उसको हमने गज़ेट प्लेट के साथ जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लिया है। जो शॉर्टर लेंथ है वो हमारी फ्री एंड के तौर पे काम कर रही है। द प्रोजेक्टिंग लेग शुड बी रिलेटिवली स्मॉलर। जो आपकी फ्री एंड है या प्रोजेक्टिंग जो लेग है वो आपकी कम से कम वाली जो साइड है उसी को आप रखें, जो हायर वाली साइड है उसको हमने कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए वहां कर दिया। सो अल्टीमेट फैक्टर लोड इज इक्वल टू 356 किलो न्यूटन। सो नाउ वी हैव इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू k इनटू अनसपोर्टेड लेंथ। k की वैल्यू हमारे पास 1 थी, अनसपोर्टेड लेंथ 3.4 मीटर है, तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ जो है वो भी 3.4 मीटर आ जाती है। आर सिलेंडर रेशियो हमने अज्यूम किया, लास्ट में हमने डिस्कस कराया ऑलरेडी पीछे, कि अगर हमारे जो सेक्शंस होते हैं डबल सेक्शंस हैं, एंगल सेक्शंस हैं, या दो चैनल सेक्शंस हैं, या एक आपके पास डब्ल्यू सेक्शन है, या एक सिंगल एंगल सेक्शन है, तो उस केस के अंदर हमारे पास सिलेंडर रेशियो की जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारी गिवन है मैनुअल के अंदर। हम यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो अज्यूम कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि सिलेंडर रेशियो इज इक्वल टू 90, और सिलेंडर रेशियो अज्यूम करने के बाद हमने बेस्ड ऑन दिस सिलेंडर रेशियो एक और वैल्यू अज्यूम की 5c इनटू क्रिटिकल कंपैरेटिव स्ट्रेस अज्यूम्ड इज इक्वल्स टू 146.46 मेगापास्कल। कि जो आपकी सेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टीज जो गिवन थी बुक्स के अंदर, मैनुअल के अंदर, उस वहां से हमने जो है अज्यूम्ड वैल्यू 5c इनटू FCR की वैल्यू अज्यूम की, जो हमारे पास 146.46 आ रही थी। नाउ एरिया रिक्वायर्ड फॉर टू एंगल सेक्शंस इज इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय 5c इनटू FCR अज्यूम। और यहाँ पे हमारे पास टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर टू एंगल सेक्शंस हमारे पास आ गया 2431 मिलीमीटर स्क्वायर। अब एरिया रिक्वायर्ड फॉर बोथ सेक्शंस, फॉर टू एंगल सेक्शंस ये था। अगर हमें वन एंगल सेक्शन की बात करें, फॉर वन सिंगल एंगल सेक्शन इज इक्वल्स टू 1216 मिलीमीटर स्क्वायर। बी मिनिमम की कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। आप दो फार्मूलाज हैं, तीन फार्मूलाज हैं, उनमें से कैलकुलेट करते हैं। नंबर वन कंडीशन वाज 3.25 d प्लस 26, और सेकंड जो कंडीशन थी हमारे पास वो हम डिसाइड कर रहे थे बी मिनिमम की बेस्ड ऑन अदर कंडीशंस, जो कि हम ऑलरेडी प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास
यहाँ पे हमारे डिस्कस कराएं कि लेट्स सपोज इफ वी हैव अ वेल्डेड कनेक्शन, हम जो है वो 50 और 50 से ज़्यादा जो है वो वैल्यू को हम अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन थी फॉर एंगल सेक्शंस हमारे पास आ गया, बी मिनिमम की वैल्यू आ गई, बी मिनिमम इज इक्वल्स टू 75 मिलीमीटर, अज्यूम डायमीटर ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन एज 15 मिलीमीटर। उसके बाद हम एक सेलेक्ट करते हैं सेक्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसीडरेशंस कि एरिया सेलेक्टेड मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द एरिया रिक्वायर्ड, मिनिमम वेट ऑफ द सेक्शन, उसके बाद बी मस्ट बी मोर देन इक्वल्स टू बी मिनिमम, और उसके बाद हम जो है डिफरेंट सेक्शंस वगैरह चूज करते हैं। सेक्शन चूज करने के बाद हम इसकी स्टेबिलिटीज वगैरह को वेरीफाई करते हैं और लोड कैरिंग कैपेसिटीज को चेक करते हैं। तो आज तक जो है वो हमने सिंपल एग्जांपल की जो एक बैकग्राउंड था उसको हमने डिस्कस किया था कि कंप्रेशन मेंबर्स के लिए। जब आप अपकमिंग लेक्चर के अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो है वो डिज़ाइन ही होंगे, 4 से 5 डिज़ाइन हम कोशिश करेंगे कि क्लास में हम कवर करने की कोशिश करें। डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसके बाद इसी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मजीद स्पेसिफिकेशन किस तरह से गिवन है ट्रेड्स के अंदर वो भी हमने डिस्कस करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू हैव असाइनमेंट नंबर 7. Explain the types of columns depending on the buckling behavior and for local stability. कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड्स के अंदर लोकल स्टेबिलिटी एंड कॉलम्स की जो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन बकलिंग बिहेवियर उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इन सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन द डिजाइन फ्लो चार्ट ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। कंप्रेशन मेंबर्स के लिए जो डिजाइन फ्लो चार्ट है उसको आपने डिटेल में प्रोसीजर्स को फॉलो करना और लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।